हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फ्लाई हाई लर्निंग। फ्रेंड्स, हम लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं इसमें नेट जीआरएफ जुलाई 2018 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट 4 लेक्चर में हम लोगों ने अभी तक 80 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। आज ये इस सीरीज़ का लास्ट लेक्चर है, लेक्चर नंबर 5, जिसमें हम लोग 80 से लेकर के 100 तक के 20 मोर क्वेश्चंस को कवर करेंगे डिटेल में, और ये सारे क्वेश्चन मॉडर्न इंडिया से रिलेटेड होंगे। तो आइए अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। 81st क्वेश्चन है, क्रोनोलॉजिकली अरेंज द फॉलोइंग टॉप लेवल पॉलिटिकल नेगोशिएशंस दैट टुक प्लेस टू कॉन्सिलिएट द मुस्लिम लीग पोजीशन। तो मुस्लिम लीग द्वारा अपनाए गए रास्तों में नरमी का रुख लाए जाने के उद्देश्य से निम्नलिखित उच्च स्तरीय समझौताओं वार्ताओं को कालानुक्रम में आपको व्यवस्थित करना है। पहला है भूला भाई देसाई लियाकत अली पैक्ट, बी शिमला कॉन्फ्रेंस, सी गांधी जिन्ना टॉक एंड डी राजाजी यानी राजगोपालाचारी फार्मूला। तो आपको पता होगा कि 1944 में जुलाई 1944 में राजाजी फार्मूला यानी राजगोपालाचारी फार्मूला को फॉर्मुलेट किया गया था। इसके बाद में गांधी जिन्ना टॉक ये जो हुए थे सितंबर 1944 में हुए थे। तो पहले डी होगा, फिर सी शिमला कॉन्फ्रेंस जो थे 1945 में हुए थे। तो एक बार देख लेते हैं कि टाइम पीरियड कब है। जुलाई 1944 में राजाजी फार्मूला यानी सबसे पहले डी होगा, फिर सी शिमला कॉन्फ्रेंस जून 1945 में, और भूला भाई देसाई और लियाकत अली पैक्ट 1945 में। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 या ऑप्शन नंबर डी, सी, ए एंड बी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 82nd क्वेश्चन है, आफ्टर गेनिंग इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश रूल हु रिमाइंड जवाहरलाल नेहरू फ्रीडम कम्स टू इंडिया नॉट टू द कांग्रेस अर्जिंग द फॉर्मुलेशन ऑफ ए कैबिनेट दैट इंक्लूड द एबलेस्ड मैन रिगार्डलेस ऑफ पार्टी एफिलिएशन। यानी वो कौन से व्यक्ति थे जब आज़ादी मिली तो उन्होंने ये बात कही कि ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त करने के पश्चात जवाहरलाल नेहरू को कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने याद दिलाया कि स्वतंत्रता जो मिली है वो पूरे भारत को मिली है, न कि सिर्फ कांग्रेस को मिली है। ठीक है, तो इसीलिए जो कैबिनेट कमेटी का गठन किया जाए तो उसमें सबसे योग्य लोगों को उसमें हिस्सेदारी दी जाए। तो आपके ऑप्शंस हैं, फर्स्ट राजगोपालाचारी, सेकेंड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, थर्ड महात्मा गांधी एंड फोर्थ वल्लभ भाई पटेल। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, महात्मा गांधी ने ऐसा कहा था। और एक चीज़ आप और याद रखिएगा कि महात्मा गांधी ने ये भी कहा था जब भारत को आज़ादी मिल गई तो उन्होंने कहा था कि कांग्रेस को डिसइंटीग्रेट कर देना चाहिए, विघटित कर देना चाहिए। ठीक है, 83rd है, द सेकेंड 5-year प्लान विच एम्ड एट एक्सेलरेटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ द स्टेट एज्यूमिंग लीडिंग रोल वाज नोन एज। यानी जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी जो रसिया से लिया गया, पंचवर्षीय योजना का कॉन्सेप्ट रशियन क्रांति रशियन रेवोल्यूशन से ली गई है। तो इसका लक्ष्य राज्य की प्रमुख भूमिका के अंतर्गत त्वरित आर्थिक विकास था, इसके नाम से जाना जाता है। तो ये कौन से प्लान से लिया गया था? आपके ऑप्शंस है द बॉम्बे प्लान, CN वकील प्लान, थर्ड जॉन मैथाई प्लान एंड फोर्थ PC महान लोबिस प्लान। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 PC महान लोबिस प्लान। ये जो प्लान था 1956 से लेकर के और 61 तक सेकेंड ईयर 5-year प्लान को लॉन्च किया गया था, जो PC महालोबिस के मॉडल पे आधारित था। इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन को तेज़ करना है, एक्सेलरेट करना है इंडस्ट्रियलाइजेशन को, जो हेवी इंडस्ट्रीज हैं उस पे जोर देना इसका मुख्य लक्ष्य था, जिसमें स्टील एंड आयरन उद्योग, ठीक है, नॉन मेटल, मेटल, केमिकल एंड फर्टिलाइजर, इन सब उद्योगों को इस्टेब्लिश करना इसका मुख्य लक्ष्य था। ठीक है, 84th क्वेश्चन है, गिवन बिलो 2 स्टेटमेंट, वन लेवल्ड एज असर्शन एंड अदर लेवल्ड एज रीजन। तो असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है, आपको बताना है। तो आप इसमें लॉजिक लगाइएगा, जो मैंने लॉजिक आपको बताया है असर्शन रीजन के लिए कि वो सही है, सटीक बैठता है या नहीं बैठता है। असर्शन है, इन द एंड ऑफ एनलाइटमेंट ब्रॉड द वर्ल्ड ऑफ यूरोप इनटू द मॉडर्न एरा। यानी आखिर में प्रबोधन काल जब शुरू हुआ, पुनर्जागरण काल,
तो पुनर्जागरण काल के अंत में यूरोपीय जगत आधुनिक युग में ले आया। रीजन है द साइंटिफिक रिवोल्यूशन ऑफ द 17th सेंचुरी हैड क्रिएटेड द बेसिक इंटेलेक्चुअल मिलिeu इन विच द इनलाइटनमेंट वॉज बॉर्न। यानी 17वीं शताब्दी का जो वैज्ञानिक क्रांति जो था उसने पुनर्जागरण के लिए बुनियादी वातावरण को तैयार किया, जिसमें पुनर्जागरण का जन्म हुआ। अब इन दोनों में क्या है, दोनों स्टेटमेंट में इंटरलिंकिंग है। बिना साइंटिफिक रेवोल्यूशन के इनलाइटनमेंट नहीं आ सकता है, और आप जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि साइंटिफिक रिवोल्यूशन के बाद में पुनर्जागरण प्रबोधन का जन्म हुआ था। ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा होगा आपका? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी ए एंड आर आर ट्रू बट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, 85th क्वेश्चन है। एक तरफ आपको ऑथर दिए गए हैं और दूसरी तरफ बुक नेम है, टाइटल ऑफ बुक। तो आपको बताना है कि कौन सा बुक किसने लिखा है। इसको मैंने अपने बुक और ऑथर वाले सीरीज में कवर किया है, तो आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस के लिए। आपके एक साइड में ऑथर है KR कानूनगो, रघुवीर सिंह, JD कनिंघम एंड जेम्स ग्रांट डफ। दूसरी तरफ बुक है हिस्ट्री ऑफ सिख, हिस्ट्री ऑफ जाट्स, हिस्ट्री ऑफ मराठास एंड मालवा इन ट्रांजिशन। तो KR कानूनगो की बुक का नाम है हिस्ट्री ऑफ जाट्स। ठीक है, रघुवीर सिंह की बुक का नाम है मालवा इन ट्रांजिशन, JD कनिंघम के बुक का नाम है हिस्ट्री ऑफ सिख्स एंड जेम्स ग्रांट डफ की बुक का नाम है हिस्ट्री ऑफ मराठाज। ठीक है, तो एक तो पता है कि ग्रांट डफ की बुक का नाम हिस्ट्री ऑफ मराठा है। ठीक है, और एक ही अगर आपको पता हो तब भी आप करेक्ट आंसर कर सकते हैं, जैसे ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही है। तो KR कानूनगो की बुक का नाम है हिस्ट्री ऑफ जाट्स, रघुवीर सिंह की बुक का नाम है मालवा इन ट्रांजिशन, JD कनिंघम की बुक का नाम है हिस्ट्री ऑफ सिख एंड जेम्स ग्रांट डफ की बुक का नाम है हिस्ट्री ऑफ मराठाज। याद रखिएगा। अब 86 क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, जब भी नॉट करेक्ट वाले क्वेश्चन है तो आप उसको थोड़ा गौर से पढ़िएगा। आप अगर नहीं भी पढ़े हैं तब भी इसका आंसर आसानी से कर सकते हैं। अगर आपके इसके बारे में बस एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, और थोड़ा सा आपको ध्यान रखना चाहिए कि इनलाइटनमेंट की बात हो रही है तो ऐसी कंट्राडिक्टरी बात नहीं की जाएगी इनलाइटनमेंट में, क्योंकि इनलाइटनमेंट का मतलब ही है पुनर्जागरण, फिर से जगना, उद्बोधन काल। ठीक है, तो आप इसको गौर से पढ़िएगा और फिर आप आंसर दीजिए। फर्स्ट स्टेटमेंट है द टर्म इनलाइटनमेंट डिनोट्स मेजर इंटेलेक्चुअल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ द 18th सेंचुरी characterized by a deep faith in the power of human knowledge to solve basic problem of existence। यानी प्रबोधन शब्द 18th सेंचुरी में उस विशाल बौद्धिक एवं सांस्कृतिक आंदोलन को व्यक्त करता है जो अस्तित्व की बुनियादी समस्याओं को हल करने मानव बुद्धि की क्षमता में गहरा विश्वास रखता है। अब आप सोच कर देखिए कि इनलाइटनमेंट की बात हो और ये सब बातें ना हो तो क्या इनलाइटनमेंट पूरा हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इनलाइटनमेंट में इंटेलेक्चुअल एंड कल्चरल मूवमेंट की ही बात की गई थी। मानव के जो डीप नॉलेज है, ह्यूमन नॉलेज, बेसिक प्रॉब्लम्स जो है उन सबको ख़त्म करने की बात की गई थी। ठीक है, तो ये सही है। सेकेंड है इनलाइटनमेंट राइटर्स एम्ड एट रिबिल्डिंग ह्यूमन सोसाइटी इंस्टीट्यूशन एंड नॉलेज ऑन द फाउंडेशन ऑफ ओल्ड स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर देखिए आप, ओल्ड स्ट्रक्चर, कोई भी आंदोलन होता है तो वो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर या ओल्ड स्ट्रक्चर या ऑर्थोडॉक्सी सिस्टम जो है उसको ख़त्म करने के लिए होता है, ना कि उसको रिबिल्ड करने के लिए। ठीक है, तो इसी से आपको लग रहा होगा कि ये स्टेटमेंट गलत है, और यही स्टेटमेंट गलत है, और ये आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। फिर देखते हैं थर्ड, इंटेलेक्चुअल ड्यूरिंग द इनलाइटनमेंट टर्न्ड अ क्रिटिकल आई ऑन नियरली ऑल रिसीव्ड ट्रेडिशन ऑफ यूरोप। जो भी घटनाएं घटित हो रही थी, यूरोप के जितने भी बुद्धिजीवी थे उन सब घटनाओं पर नज़र बनाए हुए थे, परंपरावादी घटनाओं पे। तो बिल्कुल सही है, पुनर्जागरण का मतलब ही यही है। फोर्थ है द इनलाइटनमेंट इरा वाज रूल्ड बाय आइडिया ऑफ फेथ इन रीजन, प्रोग्रेस एंड ह्यूमैनिटेरियन वैल्यूज़। यानी प्रबोधन काल तर्क, प्रगति और मानवतावादी मूल्यों में विश्वास की धारणा से भरा हुआ था। ठीक है, राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2। चलते हैं नेक्स्ट पे। एट विच सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस द प्रोसेशन वॉज ज्वाइंटली लेड बाई कांग्रेस प्रेसिडेंट मोतीलाल नेहरू एंड मुस्लिम लीग प्रेसिडेंट हाकिम अजमल खान। तो कौन सा कॉन्फ्रेंस था इंडियन नेशनल कांग्रेस का जिसमें हाकिम अजमल खान और मोतीलाल नेहरू दोनों ने उसकी अध्यक्षता की थी? आपके ऑप्शंस हैं लखनऊ सेशन 1916, तो लखनऊ सेशन की अध्यक्षता 1960 में क्या दोनों ने मिलकर की थी? नहीं, बिल्कुल गलत है।
अमृतसर सेशन, कलकत्ता सेशन 1920 एंड अहमदाबाद सेशन 1921। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सेकेंड, अमृतसर सेशन। लेकिन इससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि और जो कलकत्ता सेशन, अमृतसर, अहमदाबाद सेशन और लखनऊ सेशन है, इसकी अध्यक्षता किसने की थी। तो जो लखनऊ सेशन था 1916 का, इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। ठीक है। जो अमृतसर सेशन था 1919 का, इसकी सेशन मोतीलाल नेहरू ने की। जो कलकत्ता सेशन था, ये इस समय 2 सेशन हुए थे कलकत्ता में। एक तो स्पेशल सेशन हुआ था, तो स्पेशल सेशन की अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की। और जो नॉर्मल सेशन होती है वो हुआ था नागपुर में 1920 में। तो यहाँ कलकत्ता सेशन पूछ रहा है तो स्पेशल सेशन की ही बात हो रही है। और नागपुर वाले सेशन की जो अध्यक्षता थी वो CV राघवाचारी ने की थी। जो 1921 में अहमदाबाद सेशन था, इसकी अध्यक्षता हाकिम अजमल खान ने की थी। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। अब ये दोनों ने इसकी अध्यक्षता क्यों की थी, क्योंकि इस समय जो थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में टर्की का जो खलीफा था उसके पद को समाप्त कर दिया गया, मतलब टर्की के खलीफा के खिलाफ जो कुछ बातें कही गई और सेवर्स की संधि की गई। तो ट्रीटी ऑफ सेवर्स जब होती है तो इसी के अगेंस्ट में खलीफा के समस्त अधिकार, जो सुल्तान के अधिकार थे, वो सब छीन गए थे। तो इसी के अगेंस्ट में विद्रोह किया गया, जिसमें 23 नवंबर 1919 को एक अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष कौन थे, तो अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष थे महात्मा गांधी। ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या था कि हिंदू मुस्लिम दोनों के बीच एकता को इस्टेब्लिश किया जाए और अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ा जाए। और इसीलिए 1919 में खिलाफत समिति का गठन हुआ था, जिसमें इस समिति के भी अध्यक्ष कौन थे, महात्मा गांधी थे। 1920 में एक सम्मेलन जो है वायसराय से मिलने इंग्लैंड गया था और इलाहाबाद में हिंदू और मुसलमानों की इसी समय संयुक्त बैठक हुई थी। तो इसको भी आप याद रखिएगा। 88 क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर वाज नॉट एसोसिएटेड विथ महात्मा गांधी फॉर कम्युनिकेटिंग हिज आइडियाज़। तो महात्मा गांधी का निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो पेपर नहीं है। आपके ऑप्शन से हरिजन, इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया एंड द लीडर। तो द लीडर जो है वो महामना मदन मोहन मालवीय की है। ये पहले इंग्लिश में आता था। इस समय जो मदन मोहन मालवीय थे वो काशी यानी BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के लिए फंड इकट्ठा करने में लगे हुए थे। लेकिन जब इनको पता चला कि लीडर जो है वो ख़त्म हो रहा है, तो इन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के प्रोजेक्ट पर काम करना उस समय बंद कर दिया और लीडर पर इन्होंने ध्यान देना शुरू किया। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 89 क्वेश्चन है, आपको असर्शन रीजन टाइप है। आप फिर से वही बात मैं बोलूँगा कि आप इसमें दोनों में लिंक इस्टेब्लिश करने की कोशिश कीजिएगा। असर्शन है ए, डिस्पाइट इट्स नेम द हिंदू कोड बिल वॉज टू अप्लाई टू सिख, बुद्धिस्ट एंड जैन एज वेल एज हिंदू कास्ट एंड सेक्ट। तो क्या हिंदू कोड बिल जो है वो हिंदुओं के साथ साथ सिख, बुद्धिस्ट, जैन और अन्य सेक्ट में होता है, यानी मुसलमानों को छोड़कर। तो अभी भी आपको पता होगा कि भारत में जो भी कानून बनते हैं अगर उसमें हिंदू शब्द का यूज किया जाता है तो उसका मतलब जैन, बुद्ध, सिख एंड अदर सेक्ट इन सब के होते हैं। तो ये तो आपका सही होगा। रीजन है आफ्टर इंडिपेंडेंस अमॉन्ग दोज फेवरिंग अ कॉमन सिविल कोड वेयर द प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू एंड द लॉ मिनिस्टर डॉक्टर अम्बेडकर। तो जब आज़ादी मिली तो उसके बाद कॉमन सिविल कोड की बात की गई और इसके समर्थक जो थे प्राइम मिनिस्टर नेहरू एंड लॉ मिनिस्टर डॉक्टर अम्बेडकर थे। तो ये भी सही है, दोनों तो थे, लेकिन ये नहीं है कि इनके कारण जो है हिंदू कोड बिल को पारित किया गया था, बल्कि जब इसको पहली बार डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान सभा में 1955 के आसपास इसको लाया तो उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसका विरोध किया और इसी कारण ये बिल और बहुत सारे जो राजा थे या जो भी लोग थे जो ऑर्थोडॉक्स टाइप के लोग थे तो इन लोगों ने इसका विरोध किया, क्योंकि इस बिल में ये प्रोविज़न था कि जो भी महिलाओं को विधवा हो गई हैं या तलाक मिल गया है या बेटी हैं उन सबको संपत्ति का अधिकार मिलेगा। तो 1947 से लेकर के 51 तक ये झगड़ा चलता रहा।
जो उद्योगपति थे, जमींदार थे, इन सब ने इसका विरोध किया। इसके बाद डॉक्टर अम्बेडकर जो हैं वो इस्तीफा दे देते हैं अपना, लेकिन नेक्स्ट सेशन में जब पार्लियामेंट का जब सेशन होता है तो उसमें इस बिल को पास कराया जाता है। तो यहाँ पर क्या है कि दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन ये नहीं है कि ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन आर है, ठीक है, क्योंकि इसमें दोनों में करेक्ट एक्सप्लेनेशन टाइप कुछ बात ही नहीं है। अब हिंदू है तो हिंदू के अंतर्गत सिख, बुद्धिस्ट, जैन और आते हैं, तो इसका ये मतलब ये तो हिंदू कोड बिल के अंत कारण नहीं आते, वो तो पहले से ही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 19th क्वेश्चन है, आपको एक तरफ सोशल रिफॉर्मर है और दूसरी तरफ उनके एसोसिएशन के नाम है। ए पंडित रामाबाई, बी महर्षि डी.के. कड़वे, सी जी.के. देवधर एंड मिसेस रामाबाई रनाडे एंड डी वीरेशलिंगम पुंतलो। एक तरफ है एसोसिएशन में सेवा सदन, श्रद्धा सदन, राजमहेंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन एंड अनाथ बालिका आश्रम। तो आपको पंडित रामाबाई जो थी इनके एसोसिएशन का नाम था श्रद्धा सदन, ठीक है, तो ए का क्या होगा, सेकंड होगा। महर्षि डी.के. कड़वे के संस्था का नाम था अनाथ बालिका आश्रम, तो 2 का 4th होगा। जी.के. देवधर और रामाबाई रनाडे के संस्था का नाम था सेवा सदन और वीरेशलिंगम पुंतलू की 3rd यानी राजमहेंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4th। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिर एसर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है, आप यहाँ पे फिर लॉजिक लगाइएगा। द ह्यूमनिस्ट ऑफ द रेनेसा पीरियड बिलीव्ड दैट द क्लासिकल एंटिक्विटी कंस्टिट्यूटेड अ रिजर्वर ऑफ एक्सलेंस लिटरली इंटेलेक्चुअल एंड आर्टिस्टिक एंड मोरल। यानी पुनर्जागरण काल के मानवतावादियों का मानना था कि क्लासिक पुनर्सामग्री में साहित्यिक, बौद्धिक, कलात्मक और नैतिक श्रेष्ठता के भंडार हैं। एंड रीजन है दी वर्नाकुलर ट्रांसलेशन ऑफ स्क्रिप्चर ड्यूरिंग द रेनेसा हैस्टेड द प्रोसेस ऑफ सेकुलराइजेशन ऑफ सोसाइटी। जो रेनेसा पीरियड था उस समय में ट्रांसक्रिप्शंस का, स्क्रिप्चर्स का जो ट्रांसलेशन हुआ, उन सब ने सेकुलराइजेशन को, धर्मनिरपेक्षीकरण को बढ़ावा दिया, ठीक है। तो अब बताना है आपको कि कौन सा जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। अब यहाँ पर आप देखिए कि रेनेसा पीरियड में ये बात तो सही है कि एंटिक्विटी पे ध्यान दिया गया, क्लासिकल एंटिक्विटी पे, लिटरेरी, इंटेलेक्चुअल एंड आर्टिस्टिक मॉडल पे ध्यान दिया गया। और दूसरी बात ये भी है कि इसमें जो बहुत सारे स्क्रिप्चर्स जो थे उनका अनुवाद किया गया और इसलिए सेकुलराइजेशन की प्रोसेस में तेज़ी आई। लेकिन आपको यहाँ पर किसी भी अनुवाद की, ट्रांसलेशन की बात नहीं की जा रही है, दोनों में लिंक नहीं है, तो इसीलिए क्या होगा, रेनेसा से रिलेटेड तो है लेकिन दोनों डिफरेंट स्टेटमेंट हैं, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट होगा, ठीक है। 93rd क्वेश्चन है, वेयर डिड द नेशनलिस्ट वोकलिस्ट पंडित विष्णु दिगंबर पुलस्कर एस्टेब्लिश द फर्स्ट गंधर्व महाविद्यालय। तो विष्णु दिगंबर पुलस्कर ने पहला गंधर्व महाविद्यालय जो म्यूजिक से रिलेटेड था कहाँ इस्टेब्लिश किया, तो 1901 में ये लाहौर में इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। 93rd क्वेश्चन है कि पोस्ट मॉडर्निज्म के बारे में कौन सा जो है वो करेक्ट नहीं है। फिर भी आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि कौन सा स्टेटमेंट आपको लग रहा है कि गलत है, जो उस दृष्टिकोण से सही नहीं होगा। फर्स्ट है, अंडर पोस्ट मॉडर्निज्म एजम्पशन रिगार्डिंग द यूनिटी ऑफ ह्यूमनिटी द इंडिविजुअल एज अ क्रिएटिव फोर्स ऑफ सोसाइटी एंड हिस्ट्री हैव बीन पुट अंडर क्रिटिकल स्क्रूटनी। यानी उत्तर आधुनिकतावाद में मानवता की एकता, समाज की रचनात्मक शक्ति के रूप में व्यक्ति और इतिहास की अवधारणाओं को आलोचनात्मक दृष्टि से देखा गया। सेकेंड है, अंडर पोस्ट मॉडर्निज्म एजम्पशन सच एज द आइडिया ऑफ द साइंस एज ट्रूथ एंड सुपीरियरिटी ऑफ द वेस्ट एज हेल्ड एज एब्सोल्यूट। यानी जो उत्तर आधुनिकतावाद में विज्ञान को सत्य का पर्याय मानने और पश्चिम की श्रेष्ठ मानने वाली अवधारणाओं को अंतिम और निरपेक्ष तथ्य समझा जाने लगा। तो क्या ऐसा हो सकता है कि जो पोस्ट मॉडर्निज्म है उसमें वेस्ट के हर एक तथ्य को ही आंख बंद करके मान लिया जाए, तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता है। थर्ड है, अंडर पोस्ट मॉडर्निज्म डिसिप्लिनरी बाउंड्रीज आर गेटिंग ब्लर्ड एंड न्यू डिसिप्लिनरिटीज सच एज फेमिनिज्म, एथनिक स्टडीज, अर्बन एंड कल्चरल स्टडीज आर मूविंग टू द सेंटर ऑफ ह्यूमन स्टडीज़। यानी जो उत्तर आधुनिकतावाद में अध्ययन की शास्त्रीय सीमाएं क्या हुई, धूमिल पड़ने लगी, कमज़ोर होने लगी। मानवीय अध्ययन के केंद्र में नारीवाद आ गया, फ्री इथनिक स्टडीज आ गए, अर्बन एंड कल्चरल स्टडीज आ गए, तो ये तो बिल्कुल सही है।
एंड फोर्थ है द पोस्ट मॉडर्निस्ट क्रिटिक इंट्रोड्यूसेस द आइडिया ऑफ डिसकंटिन्यूटी, डिसजंक्शन एंड इंटरप्शन इंस्टीड ऑफ द आइडिया ऑफ लीनियर एंड प्रोग्रेसिव हिस्टोरिकल रिदम। यानी जो उत्तर आधुनिकतावादी आलोचना थी, इसमें डिसकंटिन्यूटी थी, डिसजंक्शन और इंटरप्शन, इन सब पर जोर दिया गया, जो कि रेखीय और जो सक्सेसिव हिस्टोरिकल प्रोग्रेसिव हिस्टोरिकल रिदम था उसके जस्ट अपोजिट था। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, क्योंकि सेकंड ऑप्शन गलत है और आपसे यही पूछा जा रहा है कि पोस्ट मॉडर्निज्म के बारे में कौन सही नहीं है। 94th है विच प्रोविंस वेंचर्ड टू कंस्ट्रक्ट इरिगेशन कैनाल थ्रू प्राइवेट कंपनीज बाय एश्योर्ड रिटर्न ऑन देयर इन्वेस्टमेंट इन द अर्ली 60s ऑफ द 19th सेंचुरी। यानी 19वीं सदी के 60 के दशक में प्रारंभिक वर्षों में किस प्रांत ने निजी कंपनियों को टेंडर दिया था, यानी निजी कंपनियों को कहा कि आप सिंचाई नहरों का विकास कीजिए और उससे आप लाभ उठा सकते हैं। तो ये प्रोविंस थे मद्रास, ठीक है, क्योंकि मद्रास में क्या थी, मद्रास में रैयतवाड़ी सिस्टम थी। रैयतवाड़ी सिस्टम में क्या था कि किसानों के साथ सीधे संबंध एस्टेब्लिश किया गया था ब्रिटिश सरकार का, और इसीलिए इरिगेशन सिस्टम की ज़रूरत थी। 95th क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए मेंबर ऑफ द सबल्टन प्रोजेक्ट इन इंडिया। तो कौन सा जो व्यक्ति हैं, हिस्टोरियन है, वो सबल्टन हिस्ट्री के हिस्टोरियन नहीं है इंडिया में अभी। तो आपके फर्स्ट हैं गायत्री चक्रवर्ती स्पिवॉक, सेकंड है दीपेश चक्रवर्ती, थर्ड है शाहिद अमीन एंड फोर्थ है रामचंद्र गुहा। राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ, रामचंद्र गुहा सबल्टन हिस्टोरियन नहीं है बल्कि ये नेशनलिस्ट हिस्टोरियन है। 96th क्वेश्चन है, आपको मैच कराना है। तो एक तरफ ऑथर है एंड दूसरी तरफ वर्क है। ए बेनेडिक्ट एंडरसन, बी अर्नेस्ट गिलेनर, सी इरिक जे हॉब्सबॉम एंड ई कोंडोरई। दूसरी तरफ है नेशनलिज्म 1916 में, नेशन एंड नेशनलिज्म इन 1870, इमेजिन्ड कम्युनिटी एंड नेशन एंड नेशनलिज्म 1983। तो आपको बताना है कि कौन सा राइट आंसर है। तो बेनेडिक्ट एंडरसन की बुक का नाम है नेशनलिज्म इन 1960, अर्नेस्ट ग्लेनर की बुक का नाम है इमेजिन्ड कम्युनिटी, इसको आप याद रखिएगा। इरिक जे हॉब्सबॉम की बुक का नाम है नेशन एंड नेशनलिज्म 1983 एंड ई कोंडुरई के बुक का नाम है नेशन एंड नेशनलिज्म 1870। राइट आंसर ऑप्शन नंबर फोर्थ, ठीक है। 97th क्वेश्चन है एसर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है। एसर्शन है हिस्टोरिकल मेथड मे बी रिगार्ड एज अ साइंस दैट डील विथ द नेचर ऑफ ह्यूमन थॉट एंड द सर्कमस्टांसेस विच कंडीशन इट्स ट्रूथ और वैलिडिटी। यानी ऐसा माना जा सकता है कि ऐतिहासिक पद्धति एक ऐसा विज्ञान है, यानी ऐतिहासिक पद्धति एक ऐसा विज्ञान है जो मनुष्य के उन विचारों तथा परिस्थितियों का अध्ययन करता है जो उसके सत्य और औचित्य के अनुकूल हो, एडप्टेबल हो। रीजन है एज अ साइंस ऑफ नॉलेज हिस्ट्री इज कम्प्लीटली सेपरेटेड फ्रॉम नेचुरल साइंस बिकॉज इट डज नॉट हैव यूनिवर्सल लॉज। यानी ज्ञान का शास्त्र होने के कारण प्राकृतिक विज्ञान पूरी तरह से अलग है क्योंकि इसका सार्वभौमिक नियम नहीं होता। अब यहाँ पर आप देखिए कि हिस्टोरिकल मेथड ऑफ साइंस की बात की जा रही है, यहाँ पर दूसरे में नेचुरल साइंस की बात की जा रही है, जैसे कि दोनों सेपरेट हैं। तो दोनों स्टेटमेंट सही हो सकते हैं लेकिन एक्सप्लेनेशन तो कभी नहीं हो सकते हैं। तो इसलिए राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड, बोथ ए एंड आर ट्रू बट ए आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। 98th क्वेश्चन है द definition and demarcation of age in the history of any country are problematic issues. These have been especially so in the case of the India because our historian, all British to begin with, borrowed a highly unsuitable paradigm of ancient, medieval and modern from the European experience and further complicated the matter by inventing three other ages, Hindu, Muslim and British. यानी जो एक इतिहासकार ने ये कहा है कि किसी भी देश के इतिहास में कालों का बंटवारा उन्हें परिभाषित करना समस्यापूर्ण मुद्दा है, ठीक है। यानी इतिहास को बांटना, डिवाइड करना, उसके कालक्रम को अध्ययन करना एक डिबेटेबल इशूज है। लेकिन भारत के विषय में विशेषकर ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे जो एंशिएंट, मॉडर्न और मेडाइवल का कॉन्सेप्ट है वो ब्रिटिश हिस्टोरियन से लिया गया है, जबकि यह कतई सटीक नहीं बैठता है। और इसके बाद हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश युग के नाम से एक नया विभाजन तैयार हुआ जो इस मुद्दे को और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बना दिया। तो आपको बताना है कि ये कौन से हिस्टोरियन हैं। आपके ऑप्शंस हैं फर्स्ट आर.सी. मजूमदार, सेकंड सुमित सरकार,
थर्ड तपन राय चौधरी एंड फोर्थ बिपिन चंद्रा। राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर थर्ड तपन राय चौधरी। 99 क्वेश्चन है, फ्रॉम एमोंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग हिस्ट्री राइटिंग बाय लियोपोल्ड वॉन राके विच वन इज नॉट ट्रू। अब राके के परिभाषा के अनुसार, हिस्ट्री के डिफिनेशन के अनुसार कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। फर्स्ट है, राके ब्रोक विद द इंटाइलेंटमेंट मॉडल ऑफ हिस्ट्री एज ए टीचर विद टेक्निकल गोल। यानी राके ने इतिहास की इस प्रबोधकालीन धारणा को तोड़ा कि इतिहास का अध्यापन शिक्षण के उद्देश्य के लिए करना चाहिए। सेकेंड है, राके एडवाइस द हिस्टोरियन वॉज टू रिफ्रेन फ्रॉम एक्सप्लेनिंग हिस्टोरिकल फैक्ट बाई मीन्स ऑफ मैकेनिकल कॉज इफेक्ट मॉडल्स एंड हिस्टोरिकल लॉज। राके ने इतिहासकारों को यह सलाह दी कि ऐतिहासिक तत्वों को यांत्रिक कारण प्रभाव के रूप में व्याख्यायित करें और ऐतिहासिक नियमों के रूप में पेश करने से बचे। यानी इन्होंने साइंटिफिक अवधारणा का बोध कराया हिस्ट्री के लिए। थर्ड है, राके बिलीव्ड दैट हिस्टोरिकल इमेजिनेशन कुड बी यूज्ड इफ डॉक्यूमेंट वर नॉट अवेलेबल फॉर हिस्ट्री राइटिंग। यानी राके का मानना था कि यदि दस्तावेज उपलब्ध नहीं हो तो इतिहास लेखन के लिए ऐतिहासिक कल्पना का भी सहारा लिया जा सकता है। अब जब आप पढ़ेंगे व्हाट इज हिस्ट्री EH कार्ड की जो बुक है, तो उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है इसकी आप इमेजिनेशन का सहारा नहीं ले सकते हैं। आप बिना, जब तक डॉक्यूमेंट नहीं हो, एक्सकवेशन नहीं हो, आपके पास कुछ प्रूफ नहीं हो, तब तक वो कोई चीज़ कहानी के तौर पर हिस्टोरिकल फैक्ट्स हो ही नहीं सकते हैं। ठीक है। एंड फोर्थ है कि राके कॉन्सेप्शन ऑफ हिस्ट्री एंड हिज हिस्टोरिकल मेथड वर ऑब्जेक्टिव एंड फ्री फ्रॉम वैल्यू जजमेंट। यानी इतिहास और इतिहास लेखन की पद्धति के संबंध में राके की अवधारणा वस्तुनिष्ठ थी, मूल्य निर्णय से मुक्त थी। तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो पढ़ने से स्टेटमेंट नंबर थर्ड जो है वो गलत लग रहा है और यही इसका सही आंसर भी है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड। आज का लास्ट क्वेश्चन है और इस पेपर का भी लास्ट क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट रिटेन बाई थॉमस पेन। तो थॉमस पेन द्वारा कौन सी बुक है जो नहीं लिखी गई है? आपके ऑप्शंस हैं कॉमन सेंस, सेकेंड है रिफ्लेक्शन ऑन रिवोल्यूशन इन फ्रांस, थर्ड है द राइट ऑफ मैन एंड फोर्थ है द एज ऑफ रीजन। तो सबसे पहले आप थॉमस पेन के बारे में जान लीजिए कि ये जो थे एक ब्रिटिश लेखक हैं जिनका जन्म जो था 1809 में हुआ था, यानी अमेरिकन रिवोल्यूशन के जस्ट बाद। ठीक है, 1700 तो आप 1809 में इनकी डेथ हुई थी और जन्म जो हुआ था 1737 में हुआ था। ठीक है, तो अब ये अमेरिकन रिवोल्यूशन इन्होंने देखा था। अब आपको बताना है कि कौन सा इनकी फेमस बुक नहीं है। तो राइट आंसर है, अब ये इंग्लैंड के थे तो फ्रांस के बारे में क्यों लिखेंगे, और 1789 में फ्रांस की रिवोल्यूशन होती है। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड, रिफ्लेक्शन ऑन द रेवोल्यूशन इन फ्रांस। ठीक है, कॉमन सेंस इनकी सबसे महान पुस्तकों में मानी जाती है और सेकेंड पुस्तक है द अमेरिकन क्राइसिस। तो आप याद रखिएगा थॉमस पेन की जो और बुक है वो है द अमेरिकन क्राइसिस। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर डिस्कशन। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, नेक्स्ट लेक्चर में अब हम लोग मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के जो क्वेश्चन होंगे 20 क्वेश्चन को हर एक टॉपिक से कवर करते चलेंगे और धीरे धीरे इसको हम लोग कवर कर लेंगे। फिर हम जैसे ही टाइम मिलेगा तो मेडाइवल को भी मैं डिस्कस करूँगा और एग्ज़ाम से पहले मैं उसको ख़त्म करूँगा। ठीक है, तो आप भरोसा बनाए रखिए। ठीक है, तो ये था आज के डिस्कशन में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग। बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।